नमस्कार। सिंपल एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र कुमार। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 8 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत के तीसरे अध्याय ग्रामीण क्षेत्रों पर शासन चलाना के बारे में। दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण अध्याय है जो भारत के इतिहास को समझने में हमारी मदद करता है और यही अध्याय 12वीं क्लास की इतिहास की पाठ्य पुस्तक में भी समाहित किया गया है और उसका नाम है उपनिवेशवाद और देहात। दोनों में एक ही विषय वस्तु का प्रयोग किया गया है, लेकिन स्तर के अनुसार दोनों में थोड़ा बहुत फर्क है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि आप इसकी विषय वस्तु को समझ सकें। और साथ ही यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छी नहीं लगती दोस्तों, तो आपको पूरा हक है कि आप वीडियो को डिसलाइक करें। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो, जिसमें हम देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों पर शासन चलाने के बारे में। दोस्तों, इस पाठ्य पुस्तक के दूसरे अध्याय व्यापार से साम्राज्य के बारे में मैं पहले ही वीडियो बनाकर अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर चुका हूं और उस वीडियो के माध्यम से हमने देखा था कि किस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार को छोड़कर भारत की शासक बनी और किस तरीके से विभिन्न प्रकार के हथकंडों का इस्तेमाल किया गया भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना करने के लिए। दो महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ थी, जो प्रारंभिक लड़ाइयाँ थी जिन्होंने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को साम्राज्य स्थापित करने में मदद की। वो थी प्लासी की लड़ाई जो 1757 में लड़ी गई और दूसरी 1764 में लड़ा गया बक्सर का युद्ध। दोस्तों, बक्सर का युद्ध एक महत्वपूर्ण युद्ध था क्योंकि इसने भारत में अंग्रेजों की साम्राज्य स्थापना करने की जो मंशा थी उसकी शुरुआत कर दी थी। बक्सर का युद्ध सन 1764 ईस्वी में लड़ा गया था और इसमें अंग्रेज जो थे उनका नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, जबकि नवाबों की तरफ से 3 जो दल थे इसमें शामिल थे। एक तरफ बंगाल का नवाब था मीर कासिम, दूसरी तरफ अवध का नवाब शुजाउद्दौला और तीसरा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। इन दोनों पक्षों के बीच जब लड़ाई हुई तो इस लड़ाई में नवाब हार गए और ईस्ट इंडिया कंपनी जीती। दोस्तों, बक्सर के युद्ध में हारने के कारण नवाबों को और जीतने के कारण अंग्रेजों को एक संधि के ऊपर हस्ताक्षर करने पड़े 1765 में, जिसे इलाहाबाद की संधि कहा जाता है। और यह संधि जो थी वो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय द्वारा जारी की गई थी। इस संधि के द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने रॉबर्ट क्लाइव को यानी कि अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी थी। ये दीवानी क्या होती है अभी हम आगे देखेंगे। और दोस्तों, इस बात की पूरी संभावना है कि यह संधि एक रॉबर्ट क्लाइव के एक तंबू में की गई थी, परंतु रॉबर्ट क्लाइव ने एक चित्रकार को इसे एक आलीशान चित्र के रूप में परिवर्तित करने या चित्रित करने का कार्य सौंपा था। रॉबर्ट क्लाइव ने भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना से संबंधित विभिन्न प्रकार की घटनाओं को बड़े बड़े चित्रों के रूप में दर्ज करवाया था। इन चित्रों के माध्यम से वे उपनिवेशवाद की जीत को दिखाना चाहते थे कि भारत में किस तरीके से अंग्रेजों ने अपनी साम्राज्य की स्थापना की। और इस तरीके के चित्रों को न केवल हिंदुस्तान में बल्कि इंग्लैंड में भी एग्जीबिशंस में, प्रदर्शनियों में लगाया जाता था ताकि लोग आकर इन चित्रों को देख सकें और ईस्ट इंडिया कंपनी के गौरव की स्थापना को भारत में जो उन्होंने स्थापित किया है उसको देख सके। तो इस प्रकार दोस्तों 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि के द्वारा अंग्रेजों को भारत में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई और उसके बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के भाग्य में बहुत सारे बदलाव आए। 1765 में भारत में अंग्रेजों के नज़र से बहुत सारे परिवर्तन आए और बहुत सारी बातों का ध्यान उनको रखना था। सबसे पहला परिवर्तन तो ये आया दोस्तों कि भारत में अंग्रेज व्यापारी बनकर आए थे और उनका मुख्य उद्देश्य यह था कि वे भारत के सामान को कम कीमत पर खरीदते थे और यूरोप तथा पूरी दुनिया में ऊंची कीमत पर ले जाकर बेचते थे, जिससे उनको फायदा होता था। लेकिन उनके पास ऐसे कोई वस्तु नहीं थी जिसका इस्तेमाल वो भारत में वस्तुओं को खरीदने के लिए कर सकें। इसीलिए वे इंग्लैंड से सोना चांदी लाते थे और सोना चांदी लाने के कारण उनकी इंग्लैंड में बड़ी आलोचना होती थी, क्योंकि वाणिज्यवादी अवधारणा के अनुसार सोना चांदी किसी भी कीमत पर देश से बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी बड़ी मात्रा में इंग्लैंड से सोना चांदी ला रहे थे, जिसके कारण उनकी आलोचना होती थी। परंतु 1765 में जब उनको बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली तो उनके लिए इंग्लैंड से सोना चांदी लाना खत्म हो गया। दोस्तों, सवाल उठता है कि ये दीवानी क्या है। दीवानी का मतलब होता है कर वसूल करने का अधिकार
पैसा इकट्ठा करने का अधिकार। 1765 में जब अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली तो इससे वे बंगाल के किसानों से लगान इकट्ठा करने लगे। इस प्रकार उनको इंग्लैंड से सोना चांदी लाने की जरूरत खत्म हो गई। तो बक्सर के युद्ध के बाद सबसे पहला परिवर्तन जो आया भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के भाग्य को लेकर वो ये था कि सोना चांदी लाने की जरूरत उनकी खत्म हो गई। अब वो भारत से ही पैसा इकट्ठा करते थे और भारत के पैसे से ही भारत की वस्तुओं को खरीदकर यूरोप में, इंग्लैंड में बेचते थे, जिससे उनका जो हित थे और उद्देश्य थे वो और ज्यादा बढ़ गए। लेकिन कंपनी को अंतिम रूप से इस बात का भी ध्यान रखना था कि अंततः वो एक व्यापारी थे, इसीलिए उन्होंने अपने आर्थिक हितों का ध्यान रखना भी जरूरी था। उनका मकसद ये था कि जिन वस्तुओं को वो व्यापार के लिए खरीदना चाहते हैं वे उनको कम से कम कीमत पर प्राप्त हों, इसीलिए वे कम से कम कीमत पर उनको प्राप्त करना चाहते थे और निर्यात कर देना चाहते थे। इसीलिए ये हुआ दोस्तों कि शुरुआत में जब 1765 ईस्वी में अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई तो कुछ ही वर्षों में वस्तुओं की कीमत दोगुनी हो गई। एक अन्य बात का ध्यान जो उन्हें रखना था वो ये था कि भारत में अंग्रेजों के साम्राज्य की स्थापना से पहले तालुकदार, जमींदार स्थानीय शासकों के रूप में कार्य करते थे, लेकिन अंग्रेजी शासन की स्थापना की वजह से ये लोग बेकार हो गए थे। तो ऐसे लोगों को नियंत्रित रखना भी उनके लिए जरूरी था। उनको नियंत्रित रखना था, खत्म नहीं करना था। इस बात का भी ध्यान रखना था। इन सारी बातों से उनको कुछ नीतियां बनाने की आवश्यकता थी, जिसके ऊपर अब अंग्रेजों ने ध्यान देना शुरू कर दिया था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या हुआ भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के भाग्य के साथ। अगला जो पॉइंट है उसको वो किताब में कंपनी की आमदनी के नाम से दिया गया है। और अभी मैंने आपको बताया था कि 1765 में बक्सर की लड़ाई के बाद जब 1764 में बक्सर की लड़ाई खत्म हो गई तो 1765 में इलाहाबाद की संधि के द्वारा कंपनी को दीवानी प्राप्त हो गई बंगाल, बिहार और उड़ीसा की। अब वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के किसानों से लगान वसूल करने लगे। इसके कारण जो ये हुआ कि इंग्लैंड से सोना चांदी लाने की उनकी जरूरत थी वो पूरी तरीके से खत्म हो गई। लेकिन दोस्तों जब उनको दीवानी मिल गई 1765 ईस्वी में तो उनका भाग्य पूरी तरीके से बदल गया और सोना चांदी लाने की उनकी जरूरत खत्म हो गई। लेकिन वो फिर भी अपने व्यापारिक हितों को सबसे ऊपर रखते थे। वो कम कीमत पर रेशमी कपड़े और सूती कपड़े खरीदना चाहते थे और साथ ही चाहते थे कि उनका मुनाफा बढ़े। इसीलिए ये हुआ कि बहुत जल्दी ही बंगाल में वस्तुओं की कीमतें डबल हो गई और धीरे धीरे बंगाल की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चौपट होने लगी। एक बार जब बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य स्थापित हो गया तो किसानों के लिए, कारीगरों के लिए बहुत ही संकट के दिन शुरू हो गए, क्योंकि कारीगरों को मजबूर किया जाता था कि वे अच्छा से अच्छा सामान बनाकर ईस्ट इंडिया कंपनी को उनके द्वारा तय की गई कीमत पर बेचें। इसकी वजह से यह हुआ कि कारीगर नुकसान होने लगा उनको और वो कर्ज में दबते चले गए। इसकी वजह से वो लोग अपने गांव और देहातों को छोड़कर भागने लगे। और इसी तरीके के हालात किसानों के भी थे। किसान खेती करते थे लेकिन उन्हें लगान के रूप में अंग्रेजों को अदा करना पड़ता था और कई बार जब फसल नष्ट हो जाती थी तो वो अदा करने की स्थिति में नहीं होते थे, जिसके कारण वे कर्ज में फंसते चले गए। और इसी दौरान एक और परिघटना बंगाल में घटी दोस्तों। 1770 में बंगाल में एक भीषण अकाल पड़ा और कहा जाता है कि इस अकाल में बंगाल की 1/3 जो जनसंख्या थी, 1/3 जनसंख्या वो खत्म हो गई थी। परंतु फिर भी भू राजस्व इतनी सख्ती से वसूल किया गया कि वो पूरा का पूरा इकट्ठा हुआ। मतलब 30% लोगों के खत्म होने के बावजूद भी भू राजस्व की दर पर उसको इकट्ठा करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह उतना ही इकट्ठा हुआ जितना वह पूरी जनसंख्या से इकट्ठा होना था। तो इस प्रकार बड़ी सख्ती से भू राजस्व को वसूल किया गया बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य की स्थापना के बाद। दोस्तों बंगाल, बिहार, उड़ीसा में एक बार जब कंपनी की सत्ता स्थापित हुई तब उनकी आमदनी का भारत में सबसे बड़ा स्रोत खेती था, क्योंकि भू राजस्व जब वो इकट्ठा करते थे तो वो खेती के माध्यम से इकट्ठा किया जाता था और व्यापार के अतिरिक्त उनकी आमदनी का एक प्रमुख स्रोत अब खेती से प्राप्त होने वाला लगान बन गया था। क्योंकि लगान जो किसान खेती करते थे वो लगान अदा करते थे और वही लगान उनकी आमदनी का प्रमुख स्रोत था, क्योंकि इसी लगान के पैसे से वे लोग भारत के सामान को खरीदते थे, इंग्लैंड में बेचते थे और इससे वो मुनाफा कमाते थे। लेकिन जिस तरीके की शोषणकारी नीतियों को उन्होंने 1765 के बाद बंगाल में अपनाया था, उसके कारण बंगाल की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो गई थी और अंग्रेजों का जो मुनाफा था वो कभी घटता रहता था या बढ़ता रहता था। इसीलिए उन्होंने अब इस ओर ध्यान दिया कि उनको खेती के क्षेत्र में सुधार करने की जरूरत है।
बड़ी सोच समझकर बहुत मशक्कत करने के बाद दोस्तों 1793 ईस्वी में एक सुधार किया गया और एक नया कानून लागू किया गया जिसको स्थायी बंदोबस्त कहा जाता है। स्थायी बंदोबस्त सन 1793 में लागू किया गया था और इसको लागू करने वाले जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था कॉर्नवालिस। लेकिन सवाल उठता है कि ये स्थायी बंदोबस्त था क्या और इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए गए थे। दोस्तों अभी हमने देखा है कि 1765 ईस्वी में अंग्रेजों को भारत में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लगान वसूल करने का अधिकार मिल गया था जिसको दीवानी कहा जाता था। लेकिन दीवानी का अधिकार मिलने के बावजूद भी उनकी आमदनी का स्रोत हमेशा घटता बढ़ता रहता था। लेकिन वो तो व्यापारी थे और हमेशा चाहते थे कि उनकी आमदनी का स्रोत स्थायी रहे। इसीलिए 1793 में जो स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया उसके अंतर्गत हमेशा हमेशा के लिए लगान की दर तय कर दी गई। कितनी तय की गई? यह जो दर थी लगान की उसको कुल उत्पादन की 10/11 यानी लगभग 90% तय किया गया था। और इसको वसूल कैसे किया जाना था, यानी कि किसानों से इकट्ठा किस प्रकार किया जाना था, इसके लिए बंगाल के उन बड़े जमींदारों को, ताल्लुकदारों को इस्तेमाल किया गया जो भारत में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कंपनी की सत्ता स्थापित होने के कारण बेकार हो गए थे। ऐसे जमींदारों को और ताल्लुकदारों को यह अधिकार दिया गया कि वो किसानों से लगान इकट्ठा करके कंपनी को सौंपेंगे। लेकिन सवाल यह है कि किन किसान जमींदारों को और ताल्लुकदारों को चुना जाएगा। दोस्तों इसके लिए बंगाल के जमींदारों द्वारा और ताल्लुकदारों द्वारा बोलियां लगाई जाती थी। जो भी जमींदार और ताल्लुकदार सबसे ऊंची बोली लगाता था, लगान वसूल करने का अधिकार उस जमींदार को और ताल्लुकदार को सौंप दिया जाता था। दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि जो स्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था उसके उद्देश्य क्या थे। दोस्तों स्थायी बंदोबस्त जो लागू किया गया था उसके मुख्य रूप से 3 महत्वपूर्ण उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य यह था कि इसके माध्यम से अंग्रेज अपनी आमदनी को स्थायी कर देना चाहते थे, क्योंकि 1765 में उनको जब बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी तो उसके बाद फसल खराब हो जाने की वजह से, सूखे की वजह से कई बार उनको पूरा लगान इकट्ठा नहीं कर पाते थे वो। दोस्तों दीवानी मिलने के बावजूद भी उनको जो लगान मिलता था कभी कम मिलता था तो कभी ज्यादा मिलता था और वो चाहते थे कि उनकी लगान का ये स्रोत स्थायी हो जाना चाहिए। इसीलिए 1793 में जो स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया उसमें उन्होंने अपनी आमदनी के स्रोत को स्थायी करना चाहा और कुल लगान जो तय किया गया वो कुल उत्पादन का 90% तय किया गया। इस प्रकार फसल खराब होती है या ज्यादा हो जाती है, अच्छी होती है, उनको इससे कोई मतलब नहीं था। उनके पास जो लगान आनी थी वो 90% आनी थी, वो स्थायी हो जानी थी। इसका दूसरा उद्देश्य बंगाल में भूमि सुधार से जुड़ा हुआ था, क्योंकि अंग्रेज जानते थे कि बंगाल में जो कृषि अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरीके से चौपट हो गई है उनकी वजह से। इसीलिए वो चाहते थे कि जब जमींदारों की स्थायी बंदोबस्त की वजह से आमदनी बढ़ेगी तो वह जमीन में सुधार करने के लिए जमीन में निवेश करेंगे। और स्थायी बंदोबस्त का एक उद्देश्य इसी से जुड़ा हुआ था। और स्थायी बंदोबस्त का जो तीसरा उद्देश्य था वो भारत में अंग्रेजों के लिए एक सहयोगी वर्ग तैयार करने से संबंधित था। अंग्रेजों को भारत में हमेशा से एक ऐसे वर्ग की जरूरत थी जो शासन चलाने में उनकी मदद कर सके, और उनका मानना था कि स्थायी बंदोबस्त उनके इस उद्देश्य को पूरा करेगा, क्योंकि स्थायी बंदोबस्त के कारण भारत में एक ऐसे जमींदार वर्ग का उदय होगा जिसका अस्तित्व अंग्रेजों की वजह से होगा और वो अंग्रेजी शासन के प्रति पूरी तरीके से निष्ठावान रहेगा। इन तमाम उद्देश्यों को ध्यान में रखकर दोस्तों सन 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त नाम से एक नई भू राजस्व की व्यवस्था को लागू किया गया। लेकिन स्थायी बंदोबस्त ऐसा नहीं था कि अपनी लागू करने के पहले दिन ही लागू हो गया था। लंबे समय तक तो लोगों को समझ भी नहीं आया था कि ये व्यवस्था है क्या। अक्सर ये होता था कि जमींदार बोली लगाकर जमीन लगान इकट्ठा करने का अधिकार तो खरीद लेते थे, परंतु वो किसानों से वसूली नहीं कर पाते थे। इस समस्या को दूर करने के लिए 1795 में अंग्रेजों ने एक दूसरा कानून लागू किया जिसको सूर्यास्त कानून कहा जाता था। सूर्यास्त कानून ऐसा कानून था जिसके अंतर्गत अंग्रेज लगान इकट्ठा करके कंपनी को अदा करने की डेट बता देते थे और उस दिन शाम तक सूरज ढलने से पहले जमींदारों को किसानों से लगान इकट्ठा करके अंग्रेजों को सौंप देना होता था। यदि जमींदार किसानों से लगान इकट्ठा करके अंग्रेजों को सौंपने में चूक जाते थे तो उनकी जमींदारी छीन ली जाती थी। दोस्तों शुरुआत में जो बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था वो शुरुआत में तो बहुत परेशानी वाला था, क्योंकि बार बार कंपनी के द्वारा जमींदारों की जमींदारियों को नीलाम किया जाता था। क्योंकि जमींदार ये होता था कि ऊंची ऊंची बोलियां लगाकर अपने लगान इकट्ठा करने के अधिकार को खरीद तो लेते थे, परंतु वे किसानों से बमुश्किल ही कभी उतना लगान इकट्ठा कर पाते थे जितना उन्हें कंपनी को सौंपना होता था। वजह यह होती थी कि इस कारण अंग्रेज जो है उस जमींदार की जमींदारी को लेकर किसी दूसरे जमींदार के हाथों में सौंप देते थे।
दोस्तों इस किताब के पहले अध्याय में हमने देखा था कि अंग्रेज सभी प्रकार के रिकॉर्ड तैयार करते थे और स्थायी बंदोबस्त के तहत जो उनकी बकाया राशि रह जाती थी, उनको जो नुकसान होता था उसके भी रिकॉर्ड तैयार किए जाते थे। अक्सर इन रिकॉर्ड्स का इस्तेमाल इंग्लैंड की पार्लियामेंट में ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जो व्यापारी कंपनी यह चाहती थी कि भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार उन्हें भी मिले, वे अक्सर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार का विरोध करती थी और इसका इस्तेमाल करने के और इसके लिए वे स्थायी बंदोबस्त के रिकॉर्ड्स का इस्तेमाल करते थे, जिसमें वो दिखाते थे कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी कितने घाटे में चल रही है। लेकिन दोस्तों जमींदारों के दिन हमेशा बुरे नहीं रहे। 18वीं शताब्दी के अंत में जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई और 19वीं शताब्दी के में तक आते आते भारत में जो बंगाल के जमींदार थे उनके दिन फिर गए, क्योंकि इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी उसके कारण बाजार में मांग पैदा हुई, खासतौर से कपास और नील की, इंडिगो की। 19वीं शताब्दी में भारत के जमींदारों ने किसानों से नील और कपास की खेती करवाना शुरू किया और बड़े पैमाने पर लाभ कमाना शुरू किया। इसकी वजह से उनकी आमदनी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उनको 90% से कोई भी लेना देना नहीं था, बल्कि इस 90% को देने के बावजूद भी उनके पास इतना पैसा बचता था कि वे आलीशान जिंदगियां बिताने लगे। लेकिन दोस्तों जिस उद्देश्य को ध्यान में रखकर इस स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था वह पूरी तरीके से फेल हो गया, क्योंकि कॉर्नवालिस ने यह सोचा था कि जब जमींदारों की आमदनी बढ़ेगी स्थायी बंदोबस्त की वजह से, तो वो जमीन में सुधार करने के लिए जमीन में निवेश करेंगे, परंतु जमींदार वर्ग ने जमीन में निवेश करने के में कोई रुचि नहीं दिखाई, बल्कि उल्टा हुआ। जब उनकी आमदनी बढ़ी तो उन्होंने ऐश्वर्यपूर्ण जिंदगी जीनी शुरू कर दी और गांव की अपनी जमींदारी किसी छोटे जमींदार को पट्टे पर देकर वो खुद शहरों में रहने लगे नवाबों की तरह। गांव में वे सिर्फ उसी दिन जाते थे जिस दिन उन्हें लगान इकट्ठा करके कंपनी को सौंपना होता था और बाकी उनकी तरफ से किसानों को नियंत्रण में रखने का, खेती करवाने का काम वे छोटे जमींदार करते थे, जिनको पट्टे पर वे अपनी जमींदारियां दे देते थे। इसके कारण वे ऐसे जमींदार बंगाल के गांवों में अनुपस्थित जमींदारों के रूप में सामने आए, एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स। ये एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स या अनुपस्थित जमींदार वे जमींदार थे जिनकी आमदनी भले ही खेती से आती थी, जमीन से आती थी, परंतु जो जमीन में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखता था, जिसका खेती बाड़ी से कोई लेना देना नहीं था। भारत में टैगोर परिवार जैसे जो परिवार थे, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जैसे परिवारों के लोग इसी दौरान अपनी परिस्थितियों को बदलने में सफल रहे थे। इस प्रकार दोस्तों वो स्थायी बंदोबस्त जिसको अंग्रेजों ने अपने लाभ के लिए बनाया था, वो दरअसल उनके लिए घाटे का सौदा रहा और इसका परिणाम यह हुआ कि दूसरी किसी भी स्थान पर स्थायी बंदोबस्त को लागू नहीं किया गया। जब हमने इस पाठ्य पुस्तक के पहले अध्याय का अध्ययन किया था दोस्तों, तो उसमें हमने जेम्स मिल के ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का अध्ययन किया था, जिसमें हमने देखा था कि जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा था, हिंदू काल, मुस्लिम काल और आधुनिक ब्रिटिश काल। अपनी पुस्तक में जेम्स मिल ने स्थायी बंदोबस्त की भर भर कर आलोचना की है। उसका मानना था कि भारत में स्थायी बंदोबस्त अंग्रेजों के द्वारा लागू किया गया एक ऐसा कदम था जो अंग्रेजों के लिए बड़े भारी घाटे का सौदा साबित हुआ। इसी कारण दोस्तों आगे अंग्रेजों ने अपने अधीन जो क्षेत्र किए उनमें से किसी भी स्थान पर स्थायी बंदोबस्त को लागू नहीं किया गया, बल्कि उसके स्थान पर महलवाड़ी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी बंदोबस्त को लागू किया गया, जिनके बारे में हम आगे की 2-3 वीडियोज में अध्ययन करेंगे। दोस्तों स्थायी बंदोबस्त के बारे में एक बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा वह यह है कि अंग्रेज अपने कानूनों के बहुत पक्के थे। वो कभी कानूनों को समाप्त नहीं करते थे। जब कानून अपने उद्देश्यों को पूरा कर लेता था तो वो अपने आप निष्क्रिय हो जाता था, और यही बात हम स्थायी बंदोबस्त के संबंध में भी देख सकते हैं। भले ही स्थायी बंदोबस्त ने अंग्रेजों को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन अंग्रेजों ने कभी इसे समाप्त नहीं किया। इसको समाप्त करने का कार्य 1951 ईस्वी में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों पर शासन चलाने से संबंधित यह पहला वीडियो था। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और साथ ही ऐसी वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल सिंपल एजुकेशन पर। धन्यवाद दोस्तों।